नमस्कार, मेरा नाम टी प्रतीक राव है। मैं एक IRTS ऑफ़िसर हूँ 2019 बैच का, और मैंने इस साल सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में 459 रैंक प्राप्त करी है। आज मैं आपसे अपने एसे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि इस साल मेरे एसे में 147 मार्क्स हैं, जो कि पॉसिबली वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं दिस ईयर एसे में। और कुछ जो चीज़ें मैंने अपने 4 साल की यूपीएससी जर्नी और 4 मेंस और 4 एसे में सीखी है, वो मैं आपसे थोड़ा शेयर करना चाहूँगा कि आप कैसे एसे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ मिथ्स हैं जो एसे के बारे में घूमते रहते हैं और आप मार्केट में सुनते हैं, कई एस्पिरेंट से भी सुनते हैं। ये थोड़े मिथ्स हमको अवॉइड करने चाहिए। सबसे पहले मिथ ये है कि एसे के लिए बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए या फिर आपका लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कमांड होना चाहिए। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एसे जो है वो एक एक्सप्रेशन है आपकी थॉट प्रोसेस का। वो एक्सप्रेशन के लिए आपको लैंग्वेज एज अ टूल लगता है, बट लैंग्वेज पे मास्टरी इज़ पॉसिबली नॉट रिक्वायर्ड। दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि काफ़ी जगह एक मिथ होता है कि एसे ऑप्शनल से काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। आपका ऑप्शनल कैसा है, अगर आप जीएस या जनरल स्टडीज़ से ओवरलैपिंग करते हुए ऑप्शनल्स चूज़ करते हैं तो उन ऑप्शनल से आपको बेहतर हेल्प होती है। मेरा मानना है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरा खुद का ऑप्शनल बिज़नेस मैनेजमेंट या मैनेजमेंट था, और इसलिए मुझे बिज़नेस मैनेजमेंट या मैनेजमेंट था, और मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि बिज़नेस मैनेजमेंट या मैनेजमेंट की वजह से मुझे कभी भी ऐसे राइटिंग में कोई अड़चन आई। और इसीलिए मुझे ये लगा कि एक जो मिथ होता है कि ऑप्शनल आप ऐसे को देखकर चूज़ करें या फिर वो हेल्प करता है, आई थिंक वो बहुत हद तक सही नहीं है। दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुंह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज किए। तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शनल से नहीं है। वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में जीएस एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। ना सिर्फ यूट्यूब में डेली 4 वीडियोस आते हैं दोस्तों वहां पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं। आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो जीएस को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं इस पूरी जर्नी में, जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। इसके बाद एक और मिथ है कि आपकी अगर स्कूलिंग अर्बन एरियाज़ में हुई है या मेट्रोज़ में हुई है, और कोई रूरल एरियाज़ या विलेजेस से कोई बच्चा पढ़ के आया है, तो अर्बन वाले को ज़्यादा हेल्प मिलती है, वो उनकी स्कूलिंग ऐसी होती है कि वो ऐसे राइटिंग बेटर करते हैं। मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी जो है वो एक बहुत ही फेयर एग्ज़ाम है। बहुत ही ऑब्जेक्टिवली ट्रीट किया जाता है हर एस्पिरेंट को, और इसीलिए आप कभी ऐसा मत सोचें कि अगर आप किसी और बैकग्राउंड से आते हैं या अगर आपने अर्बन स्कूलिंग नहीं करी है तो आप कहीं पीछे रहेंगे इसमें। तो इन मिथ्स को दूर रखते हुए अब हम चलते हैं और ये देखते हैं कि ऐसे बेसिक्स क्या होते हैं और ऐसे पेपर में फ़ोकस करना ज़रूरी क्यों है। बेसिक देखिए, जीएस के हर पेपर की तरह, बाकी सब मेंस के पेपर की तरह ऐसे में भी 250 मार्क्स होते हैं, 250 मार्क्स। पर ऐसे की खासियत ये है कि ऐसे में आपको डिस्प्रपोर्शनेटली हायर मार्क्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल स्टडीज़। जहाँ की जनरल स्टडीज़ का एवरेज अगर जाएगा 90 टू 95 या 100 तक, आपके ऐसे का एवरेज 115-120 तक जाता है, और वहीं आप एक 15-20 मार्क का डिफरेंस बना लेते हैं, जो कि यूपीएससी टाइप की एग्ज़ाम में 15-20 मार्क का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए, जहां आपको डिस्प्रपोर्शनेटली हायर मार्क्स मिलने की एक उम्मीद है, तो हम ऐसे पे हमें ध्यान देना चाहिए। और ऐसे पेपर इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज़ एक बेसिक एफर्ट से, एक बेसिक आइडियोलॉजी को लेकर, एक बहुत ही बेयर मिनिमम स्ट्रक्चर रखकर हम ऐसे में अच्छे मार्क्स स्कोर्स कर सकते हैं। ऐसे में देखिए खूबी ये है कि द फील्ड इज़ ओपन। आपको जो लिखना है, जैसे लिखना है, जिस विषय पे लिखना है, आप चूज़ कर सकते हैं। एंड आउट ऑफ ऑल द पेपर्स, शायद ऐसे एक ऐसा ही पेपर है जहां आपको चॉइस मिलती है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। आपको दोनों पार्ट्स में, सेक्शन ए और सेक्शन बी में 4 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से आपको एक चूज़ करना होता है। एंड वहीं आप ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि आप सबसे बेहतर क्या लिख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई ऐसे के बारे में। अब हम अगर फॉर्मेट की बात करें,
तो जनरली ये सबको पता होता है, बट मैं फिर एक बार इसको दोहरा देता हूँ, रीइटरेट कर देता हूँ कि ऐसे में एक हम स्ट्रक्चर जो है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन का एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं। मैं उसे एक 181 फॉर्मेट बोलता हूँ, बिकॉज यूपीएससी आपको 10 से 12 पेज देती है एक ऐसे को लिखने के लिए, और 2 ऐसेज होते हैं। तो आप 1 से 1.5 पेज का इंट्रोडक्शन, आधे पेज का कनेक्टिंग पैराग्राफ, 6 से 8 पेज की आपकी बॉडी जिसमें आपके मेन आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और कंक्लूजन के 1.5 से 2 पेज जिसमें एक आपका प्री कंक्लूजन होगा। प्री कंक्लूजन क्या होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में एक बार बताऊंगा। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट रहता है। हर पेज पे करीबन 100 से 120 वर्ड्स होंगे। मान लीजिए आप 1100 से 1200 वर्ड्स का टारगेट रखते हैं हर ऐसे के लिए। तो ये एक ब्रॉड पिक्चर है हर ऐसे को जो आप ध्यान में रखते हुए अपना ऐसे आगे लिख सकते हैं। इसमें अब देखिए हर ऐसे को कैसे अप्रोच करना है। 3 घंटे होते हैं, 1.5 घंटे दोनों ऐसेस को देने हैं। मेरा मानना ये है कि लिखने का टाइम होना चाहिए अराउंड 1 घंटा 1 घंटा 5 मिनट, और थिंकिंग टाइम आपका होना चाहिए 20 से 25 मिनट का, जिसमें कि आप पहले 5 से 10 मिनट जो हैं वो आप टॉपिक चूज़ करने में लगाएं, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने टॉपिक गलत चूज़ कर लिया, हाफ वे थ्रू दी ऐसे, आधे ऐसे में लिखकर आपको लगेगा कि मेरे पास कंटेंट कम पड़ रहा है या कि मैं इस ऐसे को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो 5 मिनट कम से कम दोनों सेक्शन ए सेक्शन बी में आप लगाएं टॉपिक चूज़ करने के लिए। और टॉपिक ऐसे चूज़ करें, कुछ पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर ये है कि उस टॉपिक को आप समझें। वो प्रॉम्प्ट, ऐसे प्रॉम्प्ट आपसे क्या पूछ रहा है वो आपको एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। दूसरा चीज़ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे प्रॉम्प्ट पढ़ने के बाद क्या आपके पास उस बारे में कंटेंट है। आपने जितना जीएस में पढ़ा है कंटेंट वहीं से आएगा, पर क्या कंटेंट आपके पास रिच है और क्या उसको एक फ़्लो में लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप 2 ऑप्शंस में से चूज़ नहीं कर पा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि कोई एक ऑप्शन है जो बहुत सारे बच्चे ज़्यादा चूज़ करेंगे, देन आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो ये चूज़ करने के लिए मैं बता रहा हूँ। और दूसरा होता है जो मैंने बोला, बाकी के 20 से 25 मिनट जो हैं आपके, वो जाएंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग में या फिर ऐसे को स्ट्रक्चर करने में, कंटेंट निकालने में आपके दिमाग से। तो 20 से 25 मिनट आप एक जो एंड में रफ़ पेजेस दिए होते हैं उसमें आप अपना रफ़ वर्क करेंगे और एक बेसिक ढांचा बनाएंगे ऐसे का, कि आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, आपको कितने कोट्स याद आ रहे हैं, आप बॉडी को किन थीम्स में डिवाइड करना चाहते हैं, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, किन एग्जांपल्स को मेंशन करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन सब चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ इस बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में एक ब्लॉग भी लिखा हुआ है। और जिस विषय में मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसे का मैंने एक ब्लॉग भी लिखा हुआ है, जो कि मैं इस वीडियो में एक नीचे शायद लिंक अटैच कर देंगे। तो आप वहाँ जाके मेरी ऐसे कॉपीज़ और जो मैंने एक डिटेल्ड एक चीज़ लिखी है कि ऐसे को कैसे अप्रोच करें, वो आप देख सकते हैं। तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आज मैं सिर्फ आपको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसे को अप्रोच कैसे करें। ऐसे लिखना आपको ही है, अप्रोच में थोड़ी बहुत बता सकता हूँ, गिवन कि इस साल थोड़े बहुत मार्क्स मुझे ज़्यादा दे दिए गए हैं। अब देखिए, इसके बाद हम आते हैं कि ऐसे में क्या लिखना होता है, यूपीएससी की डिमांड क्या है। हम आंख बंद करके ऐसे लिखना शुरू नहीं कर सकते। हर एग्ज़ाम का एक प्रॉम्प्ट होता है, एक डिमांड होती है, और यूपीएससी की भी डिमांड है। बहुत बार ये मार्केट में हमको पता नहीं चलती है। तो डिमांड जो है वो यूपीएससी जो अपना नोटिफिकेशन निकालती है, जो फरवरी या मार्च के आसपास हर साल आता है, जिसमें आप प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं, उस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो ऐसे पेपर की डिटेल्ड डिमांड उसमें लिखी हुई है। और उसमें एक्चुअली 5 चीज़ें हैं जो यूपीएससी एक एस्पिरेंट से हर ऐसे में जानना चाहती है। तो मैं 5 चीज़ें एन्यूमरेट कर देता हूँ अभी। पहला है कीपिंग क्लोज टू द सब्जेक्ट। जो हमने पहले बात करी थी कि सब्जेक्ट आपको अगर क्लियर है तभी आप सब्जेक्ट को सीधा रखते हुए उसको बांध के और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कीपिंग क्लोज टू द सब्जेक्ट से पास रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप भटक गए तो आपका ऐसे का मीनिंग चला जाएगा और एग्ज़ामिनर आपको उन चीज़ों पे मार्क्स नहीं दे पाएगा। दूसरी चीज़ यूपीएससी जो पूछती है वो है अरेंजिंग इन एन ऑर्डरली फैशन। ठीक है, एक तरीके से, एक नियमित ढंग से आपके आइडियाज़ को एक फॉर्मेट में प्रेजेंट करना, क्योंकि ऑर्डर होगा।
एक क्रम में चीज़ें होंगी तो आपको उसमें एक लय दिखेगी, उसमें एक फ़्लो दिखेगा, और जब वो फ़्लो दिखेगा तो एग्ज़ामिनर के लिए पढ़ना आसान होगा। आप जो बताना चाह रहे हैं वो उनको क्लियर होगा, और अगर वो क्लियर होगा तो आप भी जान सकते हैं, आप कभी कोई एक अच्छा ऐसे पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर्स में जितने भी एस्पिरेंट्स हैं अच्छे आर्टिकल्स पढ़ते होंगे, जब आप एक ऐसा आर्टिकल पढ़ते हैं जो आप स्टार्ट टू एंड पढ़ते हैं और आपको वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप एक ही बार में उसका जिस समझ जाते हैं और पूरे आर्टिकल में एक फ़्लो होता है, वैसा ऑर्डरली फैशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ आई थिंक यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है। और ये जो है हम स्ट्रक्चर में बाद में बात करेंगे, मैंने ब्लॉग में भी इसमें काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी टॉपर्स की आप ऐसे कॉपीज़ देख सकते हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं पिछले कुछ सालों में, और उनमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही दिखेगी कि वो आइडियाज़ को एक लय में अरेंज करते हैं, एक फ़्लो होता है उनमें, जो कि किसी भी पढ़ने वाले को, किसी भी रीडर को इंट्रीग और इंटरेस्ट करेगा, और यू विल वांट टू गिव मोर मार्क्स टू दैट पर्सन। इसके बाद यूपीएससी बोलती है कि राइट कंसाइजली, ठीक है ना, एक्यूरेट लिखें, सही लिखें, छोटा लिखें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम क्या करते हैं कि एक पेज पे अगर मैंने बोला 110 वर्ड्स हैं, आप पूरे एक पेज में एक दो या पूरा एक कभी कभी पैराग्राफ लिख देते हैं। मेरा मानना ये है कि छोटे पैराग्राफ, छोटे सेंटेंसेस एंड एवरी सेंटेंस 4 to 5 वर्ड्स, अगर आप इस चीज़ को गांठ बांध लेंगे, आई थिंक पढ़ने वाले के लिए काफ़ी आसान होगा और समझना काफ़ी आसान होगा। कभी कभी इंग्लिश में या आप हिंदी में जिस भी लैंग्वेज में ऐसे लिख रहे हों, कभी कभी लंबे सेंटेंसेस में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो जब राइट कंसाइजली यूपीएससी एक चीज़ पूछ रहा है आपसे, तो आप छोटा लिखें, जितना सिंपल सेंटेंस हो सकता है उतना सिंपल लिखें, और हर पैराग्राफ को 4 से 5 मैक्सिमम सेंटेंस रखें। एक पेज पे 2 से 3 पैराग्राफ्स, इससे कम ना रखें, वरना पढ़ने वाले को भी थोड़ी बोरियत हो सकती है लंबे लंबे पैराग्राफ्स देखकर। इसके बाद 2 चीज़ें यूपीएससी आपसे डिमांड करती है। देखिए, अभी पहले 3 जो चीज़ें उन्होंने बोली हैं, इसमें कंटेंट की कहीं ज़्यादा बात नहीं हुई है, स्ट्रक्चर की बात हुई है कि सब्जेक्ट से पास रहें, कंसाइजली लिखें, ऑर्डरली फैशन में लिखें। अब यूपीएससी जो है वो आती है आपके कंटेंट पर और 2 चीज़ें बोलती है, इफ़ेक्टिव एक्सप्रेशन एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, इफ़ेक्टिव एक्सप्रेशन क्या होता है कि आप एक ऐसे वे में लिखें जहां पढ़ने वाले को लगे कि आप जो बात कर रहे हैं वो सही है और वो उससे कुछ हद तक अग्री करते हैं। ठीक है, परसुएसिव राइटिंग इज़ व्हाट आई वुड कॉल दिस। आपको पढ़ने वाले को ये परसुएट करना है कि ऐसे में जो आप एक अपना आर्ग्यूमेंट, एक थीसिस लेके आ रहे हैं, जिस बारे में आप पूरे ऐसे में बात कर रहे हैं, क्या वो थीसिस कंसिस्टेंट है, क्या आपके आर्ग्यूमेंट्स वैलिड हैं, क्या वो एग्जांपल्स आपके आर्ग्यूमेंट्स को शूट कर रहे हैं, और फाइनली आप जो कंक्लूजन देख रहे हैं वो कितना इफ़ेक्टिव है, और क्या वो जो थीम आपको दी गई है, प्रॉम्प्ट दिया गया है, उसको सूट कर रहा है कि नहीं। तो इफ़ेक्टिवनेस जो है वो आपके परसुएसिव राइटिंग से आती है। दूसरी चीज़ जो इफ़ेक्टिव राइटिंग में है वो है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब कि अगर मैं कहूँ कि मुझे भूख लगी है, ये मेरा पहला स्टेटमेंट है। अब अगर मैं सिर्फ ये स्टेटमेंट छोड़ दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। दूसरा, मैं उसको एक अडेंडम स्टेटमेंट दूंगा कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसीलिए मुझे भूख लगी है। राइट, तो ये एक आर्ग्यूमेंट हो गया, उसको बेस करने के लिए एक एग्जांपल हो गया। तीसरा जो है, मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे थकान फील हो रही है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भूख लगी। राइट, तो ये हम एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे हैं एनालिटिकली, जहाँ हम ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरा पहला स्टेटमेंट है वो क्यों वैलिड है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था, बट ऐसे में आपको हर पैराग्राफ को ऐसे ही बिल्ड करना है, जहाँ आप आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड कर रहे हैं बेसिस एग्जांपल्स, basis some content you would have, and basis adding some statements which verify your first argument. ठीक है, तो ये एनालिटिकल राइटिंग और परसुएसिव राइटिंग इफेक्टिवनेस लेके आती है। दूसरा है एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि आप घुमा कर बातें ना करें, आप बीटिंग अराउंड द बुश ना करें, जो पूछा जा रहा है उसी को बस बोलें, और जितने छोटे वे में, जितने कॉम्पैक्ट वे में, पर कंप्लीट वे में आप इसको बता सकते हैं, उतना ही वो चीज़ आपको इफ़ेक्टिवली, आप एग्जैक्टली उसको डिस्प्ले कर पाएंगे। और जितना एग्जैक्ट रहेंगे उतना ही आसान होगा एग्ज़ामिनर को आपको ज़्यादा मार्क्स देना, बिकॉज़ उनको वो कंटेंट मिलते जा रहा है
जो वो ऐसे में देखना चाहते हैं। तो ये 5 चीज़ें जो मैंने बताई, जो यूपीएससी आपसे पूछती है, इनको अगर आप ध्यान में रखते हुए अपनी ऐसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे, आपको किसी और स्ट्रैटेजी को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको यूपीएससी खुद बता रही है कि वो ऐसे से आपसे क्या डिमांड करना चाहते हैं। तो अब हमने जब यूपीएससी की गाइडलाइंस इसमें देख ली हैं, लेट अस कम टू कि मैंने ऐसे को कैसे अप्रोच किया था। देखिए, ऐसे आप कई वेज़ में अप्रोच कर सकते हैं। काफ़ी सारी कोचिंग्स जो हैं अपने अपने मटेरियल और अपने अपने स्ट्रक्चर्स देते हैं। आप किसी भी जगह अगर आप कोचिंग में मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं, आपको एक फ्रेमवर्क मिलेगा और कोई भी फ्रेमवर्क आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने भी अपनी जो स्ट्रैटेजी ब्लॉग पे डाली हुई है, उसको आप देखेंगे तो उसमें एक इंट्रोडक्शन में कैसे लिखना है, बॉडी में कैसे लिखना है, बाकी कैसे लिखना है, आप देख सकते हैं। मैंने हाल ही में एक शंकर आईएएस के साथ एक वीडियो किया था जिसमें मैंने अपने ऐसे फ्रेमवर्क और स्ट्रैटेजी के बारे में बात करी है। वो भी वीडियो उस ब्लॉग में अटैच्ड है, तो उससे आपको एक काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि स्ट्रक्चरिंग और फ्रेमवर्क कैसा रखना है। मेरा आज का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं फ़िलोसॉफ़ी बिहाइंड दी ऐसे आपको बताऊं। देखिए, ऐसे में ना कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती हैं जो हम लिखते लिखते थोड़ा भूल जाते हैं कि फ़िलोसॉफ़ी क्या है ऐसे की। सबसे पहली चीज़ है फ़्लो, आप कितने लय में ऐसे को लिखते हैं। दूसरा चीज़ है कंटेंट। हम बहुत बार कंटेंट के पीछे भागते हैं कि ऐसे का कंटेंट नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा। कंटेंट आपके पास है, जीएस में जितनी आपने पढ़ाई करी है वो सारा आपका ऐसे का कंटेंट है, सिर्फ उसको आपको स्ट्रक्चर करना है। स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? ऐसे के 25 थीम्स बना लीजिए, बड़े बड़े थीम्स जो हैं, हेल्थ, एजुकेशन, विमेन, चिल्ड्रन। इन थीम्स पर आप एक 1 to 2 पेजर शॉर्ट नोट्स बनाएं जिसमें आप ऐसे के लिए जो कंटेंट आपको एक्सट्रैक्ट करना है जीएस से, वो एक्सट्रैक्ट करके वो एक 2 पेजर बनाएं, जो 1 पेजर बनाएं, जिसको आप ऐसे पेपर के पहले बहुत तेज़ी से फटाफट रिवाइज़ कर सकते हैं। वो कैसे बनेगा 1 पेजर? पहले आप कुछ कोट्स लिखेंगे जो उस थीम को रिलेट करते हैं। उसके बाद आप थोड़े से एग्जाम्पल्स लिखेंगे जो उस थीम से रिलेट करते हैं। थोड़े फैक्ट्स, डेटा लिखेंगे, गवर्नमेंट सोर्सेज के फैक्ट्स लिखेंगे। फिर आप कुछ बुक्स के नाम लिखेंगे जो आप कोट कर सकते हैं। कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम लिखेंगे जो आप कोट कर सकते हैं। और फिर उसमें बॉडी में जो आपको थीम्स डालनी है, लेट्स से आप विमेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपको गर्ल चाइल्ड, आपको हरासमेंट, आपको विमेन एट वर्क, ये सारी चीज़ें अगर आपको लिखनी है तो ये आपको थीम्स पता होनी चाहिए कि आप ऐसे में क्या लिखते हैं। तीसरा जो एक फ़िलोसॉफिकल पॉइंट है बिहाइंड दी ऐसे, कि ऐसे कंप्लीट होना चाहिए। आप ऐसा ना लगे कि आपने एक जीएस पेपर को 10 पेज में लिख दिया है और सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बट एक कंप्लीटनेस नहीं आ पा रही है ऐसे में। ऐसे हमेशा एक वेरी कॉम्पैक्ट और कंप्लीट गिफ्ट होना चाहिए, जो एग्ज़ामिनर खोले तो उसको लगे कि वाह, मैंने बहुत अच्छी चीज़ पढ़ रहा हूँ और पढ़ने में मज़ा आ रहा है। ये एक फीलिंग आपको एग्ज़ामिनर को देने के लिए ट्राई करना है। तीसरी चीज़ होना है कि आप ऐसे रेलेवेंट लिखें। एक ये फ़िलोसॉफिकल एंगल है कि आप रेलेवेंसी रखें जब आप ऐसे लिख रहे हैं। आपसे अगर मान लीजिए इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में कोई ऐसे हो रहा है, तो उसमें आप 1948 की बात करेंगे या प्री इंडिपेंडेंस भी बात करेंगे, वर्ल्ड वॉर बात करेंगे, बट आपको कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज वो आज के इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए रेलेवेंट हैं। हिस्ट्री रेलेवेंट है, बट वो एक छोटा सा लिंकिंग पैसेज हो सकता है, मे बी मान लीजिए आधे पेज का, जहां आप इंडिया यूएस पास्ट के बारे में बात करेंगे। बट कोई भी अगर ऐसे है, उसको अगर आप कंटेम्प्रेरी रखेंगे तो 2 चीज़ें होंगी। एक तो पढ़ने वाले का इंटरेस्ट बना रहेगा, दूसरा ये कि पढ़ने वाले को कंटेम्प्रेरी चीज़ों के बारे में आइडिया है, तो वो रिलेट कर सकेंगे आप जो बोल रहे हैं। आप कुछ पुराने एग्जाम्पल्स या आर्ग्यूमेंट्स कोट करेंगे, मे बी द एग्जामिनर माइट नॉट नो देम, तो वो फिर आपके लिए कहीं नेगेटिव जा सकता है। दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुंह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज किए, तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शनल से नहीं है। वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में जीएस एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। ना सिर्फ यूट्यूब में डेली 4 वीडियोस आते हैं दोस्तों वहां पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं। आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो जीएस को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं इस पूरी जर्नी में, जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। लास्टली, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलोसफी बिहाइंड ऐसे राइटिंग इज एफर्ट। हम ऐसे में क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि देखा जाएगा, ऐसे को देख लेंगे, अभी तो टाइम कम है, जीएस में लगा देते हैं, ऑप्शनल में लगा देते हैं, ऐसे तो हम लिख ही लेंगे,
क्या है, हमको 10 पेज लिखने ही हैं। बट ये जो है ये बहुत बड़ी पॉलिसी है। आप जीएस पूरे साल से पढ़ रहे हैं, ऐसे आपने साल भर शायद ना लिखा हो, और आप उस 2 महीने में भी अगर ऐसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। फिर ऑब्वियसली आप अगर पहले से राइटिंग में अच्छे हैं तो आप एवरेज मार्क्स स्कोर करेंगे, और अगर नहीं हैं फिर तो आप बिलो द एवरेज रहेंगे, जो कि आपकी रैंक तो क्या आपको लिस्ट से बाहर भी निकाल सकता है। तो मेरा मानना यह है कि एफ़र्ट ज़रूर दें ऐसे में। एक गुड स्ट्रैटेजी वुड बी कि आप हर हफ्ते प्रीलिम से मेंस के बीच एक पूरा ऐसे पेपर यानी कि 2 एसेज लिखें और उसको इवैल्यूएट करें, और अपने पीयर से, पेरेंट्स से, बाकी लोगों से, मेंटर से इवैल्यूएट करवाएं। और अगर आप कर सकते हैं तो कोई एक कोचिंग की मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें। उससे क्या होगा कि एक आप रिस्पॉन्सिबली लिखेंगे उसको, क्योंकि कोई और पढ़ के आपको इवैल्यूएट करने वाला है। और अगर ये भी नहीं हो पा रहा है, आपको कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, या फिर आप काम करते हैं, जॉब में हैं, तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू सेंड योर एसेज टू मी। आई विल बी हैप्पी टू इवैल्यूएट एंड गिव देम बैक एज लॉन्ग एज आई हैव दैट टाइम। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो ये ब्रॉडली ऐसे के कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको देना चाहता था आज DKT के थ्रू। और मैं ज़्यादा स्ट्रैटेजी में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी आपको ब्लॉग की लिंक भेज दूँगा जिसमें आप डिटेल्ड पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरीज़ रहती हैं ऐसे राइटिंग को लेकर तो आप बिल्कुल मेरे गिवन हैंडल्स पर और कॉन्टैक्ट्स पर आप रीच आउट कर सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये जो एक मिथ है ऐसे राइटिंग के अराउंड कि कुछ ही लोग अच्छा स्कोर करते हैं और कुछ लोग पहले से ही ऐसे राइटिंग में अच्छे होते हैं, ये थोड़ा ब्रेक हो और इस पेपर को इम्पोर्टेंस मिले, बिकॉज़ ये एक्चुअली आपकी रैंक और आपका सिलेक्शन मेक और ब्रेक कर सकता है। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी एंड स्पेशली द DKT टीम टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू वेरी मच।